Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss most important topic. It is Diaznon. Also, I compare Diaznon with break-in service under Fundamental Rule 17A, and also compare with extraordinary leave. Okay. So mainly in this video, I focus on Diaznon. Then break-in service under Fundamental Rule 17A already I have uploaded, but just I give the difference between Diaznon and break-in service under Fundamental Rule 17A and also extraordinary leave. So very important topic. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely session would be interesting one. Till end, try to listen the video. You get complete information about three topics: Diaznon, break-in service under Fundamental Rule 17A, and also extraordinary leave. So you see my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, like my channel, share my channel. If you see my video, please uh, uh, subscribe my channel. So please click the subscribe button. So that you can get notification for my upcoming videos. Also, you can share my channel to your colleagues. Also, they can get also benefit. My WhatsApp number is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss. First one, mainly I focus Diaznon. So what is Diaznon? तो बेसिकली हम देखेंगे जो उसका जो डायजनॉन का जो लैटिन वर्ड मीनिंग है, डे नॉट काउंटेड। उसमें क्या है, सपोज कोई स्ट्राइक मास कैजुअल लीव है कि सपोज यू गो फॉर स्ट्राइक एंड इट इज नॉट परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप कोई स्ट्राइक में इन्वॉल्व होते हो और वो स्ट्राइक एक्चुअली अनऑथराइज है। और सेकेंड वन, सपोज विदाउट परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी यू आर एब्सेंट इन द ऑफिस, कि यू आर कमिंग टू द ऑफिस बट एक्चुअली यू डेजर्ट द वर्क, right? The work assigned on you, but actually you do not want to do work. So in these cases actually diaznon actually imposed by the competent authority. So basically जो अनऑथराइज एब्सेंस होता है, ठीक है, डायजनॉन ऑटोमेटिकली इम्पोज नहीं होता है। जब कोई अनऑथराइज एब्सेंस होता है कि कोई सपोज अनऑथराइज स्ट्राइक में आप इन्वॉल्व हो गए और आप बिना परमिशन से आप ऑफिस अटेंड नहीं कर रहे हो, तो इस केस में जो अनऑथराइज एब्सेंस है तो उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायजनॉन इम्पोज करते हैं। डायजनॉन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जब अनऑथराइज एब्सेंस होता है तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायजनॉन इम्पोज करते हैं। अच्छा, यदि डायजनॉन लगता है तो उसमें क्या क्या लॉस होगा? तो डायजनॉन फर्स्ट क्या है, जब अनऑथराइज यहां पर दे दिया, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एब्सेंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, आप बिना परमिशन से एब्सेंट हो गए, आपका लीव अथॉरिटी है, तो यू शुड हैव टेकन परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी, बट विदाउट परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी यू आर एब्सेंट वन। और इन्वॉल्व्ड इन मिसकंडक्ट, अच्छा, पार्टिसिपेटिंग इन ए स्ट्राइक, जो स्ट्राइक को एक्चुअली परमिशन नहीं दिया गया है, आप वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, तो इस तरीका का जो अनऑथराइज एब्सेंस है, इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायजनॉन इंपोज करेगा। ठीक है, तो डायजनॉन क्या है, डे नॉट काउंटेड। एक्चुअली ये जो अनऑथराइज एब्सेंस होता है और इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायजनॉन डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें क्या है, नो ड्यूटी नो पे। आप ड्यूटी नहीं किया, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। और वो डे एक्चुअली जो डायजनॉन जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है, वो ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे पेंशन के लिए, आप ओल्ड पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। और जो डायजनॉन पीरियड है, मैं बताऊंगा डिटेल्स इसमें। देखिए, दिस डेज डू नॉट काउंट टुवर्ड सैलरी, लीव और पेंशन बेनिफिट्स। अदर वर्ड्स में दे दिया, यू वी आर नॉट ऑन ड्यूटी, इट वॉज नॉट अप्रूव्ड लीव एंड इट विल नॉट काउंट एज सर्विस। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। यदि डायजनॉन इंपोज होता है, ठीक है, यदि डायजनॉन एक्चुअली इंपोज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अनऑथराइज एब्सेंस, for attending any type of strike and the competent authority has not given permission,
सो ये केस में क्या होता है, आपको क्या क्या लॉस है। फर्स्ट है वो जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है, ये जो पीरियड है इसमें आपका नो ड्यूटी, ये ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, ये जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है, हमको जो अर्न लीव की हाफ पे लीव, ये लीव में मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे में, तो ये लीव के लिए भी काउंट नहीं होगा। क्लियर? जैसे इंक्रीमेंट के लिए हम काउंट करते हैं, तो इंक्रीमेंट के लिए भी ये पीरियड काउंट नहीं होगा। और उसमें मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज आपको कंटिन्यूस सर्विस चाहिए, है कि नहीं, कंटिन्यूस सर्विस चाहिए, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जैसे यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम है कि आपका एलटीसी है, कि आप टेम्पोररी पोस्ट में हो, सपोज मिनिमम 3 इयर्स की 4 इयर्स, जो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑर्डर, आपका सपोज कंटिन्यूस सर्विस 3 इयर्स टेम्पोररी सर्विस में होगा तो परमानेंट होगा, तो जिसको बोलते हैं क्वासी क्वासी परमानेंट सर्विस। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलटीसी, क्वासी परमानेंट सर्विस, तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको कंटिन्यूस सर्विस चाहिए, ये सब कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, इसमें यदि डायजनोन इंपोज होता है तो आपका कंटिन्यूटी लॉस नहीं होगा, मगर ये पीरियड काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो नो ड्यूटी पीरियड है। तो नो ड्यूटी पीरियड है तो इस तरीके का केस में आपका वो जो अनऑथराइज एब्सेंस जो डायजनोन पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मगर आपका जो कंटिन्यूटी है सर्विस में वो लॉस नहीं होगा। इट मीन्स जो डायजनोन पीरियड डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके पहले जो आप काम किया है वो फॉरफिट नहीं होगा, याद रखिए। मगर इसमें लॉस में एक एक बताऊंगा आगे में। तो फर्स्ट वन, डायजनोन ऑटोमेटिकली इंपोज नहीं होता है। जब आपका अनऑथराइज एब्सेंस होता है, सपोज कंसर्न एम्प्लॉई अनऑथराइज्डली एब्सेंट वन, देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंपोज डायजनोन। तो डायजनोन वो ड्यूटी में काउंट नहीं होता है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। आपको नो ड्यूटी मीन्स नो पे, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। और लीव पीरियड के लिए जो आपका जो सर्विस पीरियड है, ड्यूटी पीरियड काउंट होता है लीव के लिए, वो ये काउंट नहीं होगा। इसको हम आगे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसका कॉन्सिक्वेंस के ऊपर दे दिया, इफेक्ट्स ऑफ डायजनोन। सो सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस है। एक है नो सैलरी, क्योंकि नो ड्यूटी मीन्स नो पे। जो डायजनोन पीरियड है, जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है, उसको यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनोन डिक्लेयर कर दिया तो नो ड्यूटी, वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। तो इसमें याद रखिए, सपोज नो ड्यूटी मीन्स नो पे, नो सैलरी। तो लैटिन वर्ड में यही तो है, डायजनोन का मीनिंग है नो ड्यूटी नो पे। तो आपको सैलरी वो पीरियड में ही नहीं मिलेगा, वो पीरियड ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो ठीक है, तो नो सैलरी, वो पीरियड में सैलरी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, लीव बेनिफिट्स के लिए नेक्स्ट वन है लीव बेनिफिट्स, उसका एग्जांपल मैं दे दूंगा। तो लीव बेनिफिट्स, ये पीरियड काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो हम लीव जो काउंट करते हैं, जैसे हमारा जो ड्यूटी पीरियड को देखकर हमको लीव मिलता है, जैसे आपका जो नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट है, फर्स्ट 6 मंथ्स में 15 ईएल है, सेकेंड 6 मंथ्स में 15 ईएल है, 30 ईएल मिलता है ईयर में। सिमिलरली एचपीएल फर्स्ट 6 मंथ्स में 10 है, सेकेंड 6 मंथ्स में 10 है, 20 एचपीएल मिलता है। तो वो उसमें अफेक्ट होगा, क्योंकि डायजनोन पीरियड जो है वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, तो इसलिए लीव भी अफेक्ट होगा। उसके ऊपर भी मैं आगे में एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, कैसे आपका कितना दिन ईएल से रिड्यूस होगा और कैसे एचपीएल से रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर नो लीव बेनिफिट्स, द पीरियड इज नॉट ट्रीटेड एज लीव, अर्न लीव, हाफ पे लीव और अदरवाइज। तो आप चाहेंगे कि ये डायजनोन वंस इंपोज कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, आप चाहेंगे उसको रेगुलर लीव में कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं होगा। वंस आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डायजनोन अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को डायजनोन पीरियड में डिक्लेयर कर दिया, तो आगे में उस पीरियड को कभी भी रेगुलर जो लीव, सपोज आपका सर्विस लीव ड्यू है, उसको आप चाहेंगे लीव में कन्वर्ट करने के लिए, वो नहीं होगा। सो इट कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड लेटर एज लीव, ठीक है।
नेक्स्ट वन, नॉट काउंटेड एज सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस आप जरूरत है, आप देखा होगा पेंशन, जो ओल्ड पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस हाफ ईयरली, जैसे आपका ग्रेचुइटी, तो आपका ये चीज देखिए, पेंशन है कि ग्रेचुइटी है, इसमें आपको क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस मीन्स ओनली ड्यूटी पीरियड। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सर्विस में ये पीरियड काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो डायजनल पीरियड है वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस में थोड़ा बता देता हूं, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर मैं QS कर दिया, इसमें क्या है, एवरी हाफ ईयर, तो आप सपोज 20 ईयर्स, देखिए आप 20 ईयर्स काम किया, पूरा काम किया, इसमें कोई भी आपका इट मीन्स एवरी ईच एंड एवरी डे वो ड्यूटी पीरियड है, और जो आपका लीव एडमिसिबल है वो लीव लिया है, तो 20 ईयर्स में 40 हाफ ईयर्स हो जाएगा, 40 हाफ ईयर्स हो जाएगा। ओके, तो क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होता है जो आप 20 ईयर्स को 40 हाफ ईयर्स में काउंट कर दीजिए। इसमें क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस जो पेंशन के लिए जो हाफ ईयर होता है, ठीक है, एवरी क्वालिफाइंग सर्विस में जो हाफ ईयर होता है, तो हाफ ईयर में एक्चुअली आपका क्वालिफाइंग सर्विस मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए, 3 मंथ्स और मोर, तो 3 मंथ्स और मोर है तो हम एक 1 हाफ ईयर क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? तो हाफ ईयर, आप जो हाफ ईयर है इसमें आप कैसे कैलकुलेट होता है, यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 3 मंथ्स और मोर हो जाएगा तो उसको हम 1 हाफ ईयर क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो इसमें बेसिकली आप यहां पर याद रखिए कि ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो द डेज विल नॉट बी एडेड टू क्वालिफाइंग सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स, लीव कैलकुलेशन और पेंशन। इंक्रीमेंट के बारे में बता देता हूं। अच्छा, इंक्रीमेंट के बारे में क्या है, सपोज आपको अभी आपको जुलाई 1 आपका इंक्रीमेंट डेट है, जुलाई 1 2026, फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई 1 2027। ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, मगर इसमें क्या है, 12 मंथ्स है। आपका जुलाई 1 2026 में यदि आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका जुलाई 1 2027 है, 1 ईयर है, मगर आपका इंक्रीमेंट के लिए आप कब एलिजिबल है, जब क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 6 मंथ्स है। तो सपोज इसी के अंदर आपका 60 डेज हो जाएगा डायजनॉन पीरियड, 60 डेज, मेरा एग्जांपल में सपोज इसको हम डायजनॉन डिक्लेयर कर देंगे, DN कर दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। तो इसमें क्या है, इंक्रीमेंट कब अफेक्ट होगा, आप देखिए, सपोज डायजनॉन पीरियड में आप क्वेश्चन करेंगे इंक्रीमेंट कब अफेक्ट होगा, यदि आपका डायजनॉन पीरियड मोर देन 6 मंथ्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ्स चाहिए, तो यदि डायजनॉन पीरियड मोर देन 6 मंथ्स हो जाएगा तो उसमें आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए अफेक्ट होगा, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, और आपका मोर देन 6 मंथ्स डायजनॉन हो गया। ठीक है, तो 1 ईयर गैप होता है, इंक्रीमेंट जो 2 इंक्रीमेंट उसमें 1 ईयर गैप होता है, ठीक है नहीं, तो ये अदरवाइज आपका अफेक्ट नहीं होगा डायजनॉन पीरियड होने से भी। लीव कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा, पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, जो डायजनॉन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, और बाकी हम और लीव के ऊपर थोड़ा देखेंगे, EL कैसे अफेक्ट होगा आपका। तो सपोज एग्जाम्पल में देता हूं, आपका वो बोल रहा है जो डायजनॉन पीरियड है, ठीक है, उसका 1/10 ऑफ द यहां पर क्लियरली दे दिया। आप CCS लीव रूल्स देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, 1972 रूल 27 सबसेक्शन 3, क्योंकि रूल 27 वो अर्न लीव के ऊपर है, नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट में, यहां पर मेंशन नॉन वैकेशनल एम्प्लॉय व नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, इफ एन एम्प्लॉय हैज ए पीरियड ऑफ डायजनॉन इन हाफ ईयर, their next earned leave credit is reduced by 1/10 of the डायजनॉन पीरियड, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। अच्छा, इसको एक मैं एग्जांपल में क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज आपका जनवरी टू जून, यहां पर देखिए
आपका जनवरी टू जून, सपोज अनऑथराइज एब्सेंस हो गया 45 डेज और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है। तो यदि 45 डेज हो गया, उसका 1/10 आप निकाल दीजिए, उसका 1/10 45 का 4.5, तो इसको राउंड अप कर दीजिए, 0.5 मोर देन 0.5 होगा तो नेक्स्ट होल नंबर होगा। यदि लेस देन 0.5 होता है, 0.4 की 0.3 0.2 0.1, तो वो राउंडिंग प्रीवियस राउंडिंग नंबर रहेगा। मगर यहां पर 4.5 है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 5, ठीक है कि नहीं। तो 1/10 अब निकाल दीजिए, जितना डायजनल पीरियड है उसका 1/10 निकाल दीजिए। 4.5 है तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, होल नंबर में 5 है। अच्छा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, जैसे नेक्स्ट हाफ ईयर आपका जुलाई टू दिसंबर, अच्छा इसमें आपको कितना ईएल मिलना चाहिए, कितना ईएल मिलना चाहिए 15 डेज, इससे आप 5 डेज माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअली कितना ईएल मिलेगा नेक्स्ट हाफ ईयर में, 10 डेज का ईएल मिलेगा। कैसे कैलकुलेट समझ में आया। तो आप देखिए एक हाफ ईयर में कितना दिन का डायजनॉन है, ठीक है, कितना दिन का। ये जो है नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, जिनका वैकेशन नहीं है, ये नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए। तो एक हाफ ईयर में आप देखिए डायजनॉन कितना दिन है, उसका 1/10 निकाल दीजिए और 1/10 को आप राउंड अप कर दीजिए, राउंड अप कर दीजिए होल नंबर में। और जो नेक्स्ट हाफ ईयर में, नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या है, जैसा मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जुलाई 1 में आपका अनदर 15 डेज ईएल क्रेडिट होगा, मगर 15 डेज ईएल क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि आप 40 जो फर्स्ट हाफ ईयर में जो 45 डेज आप डायजनॉन पीरियड था, उसका 1/10 4.5 और 5, सो आपका जो 15 ईएल क्रेडिट होने वाला था उससे 5 माइनस कर दीजिए, तो आपका 10 डेज ईएल क्रेडिट होगा। आप समझ रहे हैं। तो ये इंपैक्ट आएगा। इसके ऊपर भी एग्जांपल आगे में है, और आप इसको देख लीजिए, वो रूल याद रखिए, सीसीएस लीव रूल 1972 ईएल के ऊपर रूल है, रूल 27, उसका सबसेक्शन 3 में, ठीक है। तो और ऐसे कैसे मैक्सिमम कितना होगा 15 डेज, 15 डेज मैक्सिमम 15 डेज ईएल आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आगे मैं फिर बताऊंगा उसको, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर एग्जाम्पल में दे दिया। देखिए डायजनॉन 36 डेज है जनवरी टू जून, ये फर्स्ट हाफ है। ये फर्स्ट हाफ में आप जानते हो जनवरी 1 में 15 ईएल क्रेडिट होता है, जुलाई 1 में 15 ईएल क्रेडिट होता है, मगर फर्स्ट हाफ में डायजनॉन 36 डेज हो गया, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, और अनऑथराइज एब्सेंस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनॉन डिक्लेयर कर दिया। तो 36 डेज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में फर्स्ट हाफ में, तो उसका 1/10 निकाल दीजिए 36 का, 3.6 है, राउंड अप कर दीजिए 4 डेज। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जुलाई 1 में आपका कितना ईएल, नॉर्मली कितना ईएल क्रेडिट होना चाहिए 15, मगर इससे 15 से आप 4 ईएल माइनस कर दीजिए, 11 क्रेडिट होगा, 11 ईएल क्रेडिट होगा इंस्टेड ऑफ 15, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाफ ईयर में आप 36 डेज आपका डायजनॉन हो गया था, तो डायजनॉन पीरियड जो है वो लीव के लिए काउंट नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ 15 डेज क्रेडिट, ओनली 11 डेज विल बी क्रेडिटेड इन जुलाई। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, यदि हम हाफ पे लीव के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो जो नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट है, एवरी हाफ ईयर में 10 एचपीएल हाफ पे लीव क्रेडिट होता है। जनवरी टू जून 10 एचपीएल, जुलाई टू दिसंबर 10 एचपीएल। अच्छा, यदि डायजनल पीरियड होता है तो उसको आप देखिए रूल 29 एचपीएल के ऊपर है, हाफ पे लीव के ऊपर है। आप सीसीएस लीव रूल्स 1972 देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जितना डायजनल पीरियड होगा उसका आप निकाल दीजिए 1/18 आप रिड्यूस कर दीजिए 1/18। सपोज एग्जांपल देखिए, सपोज यही एग्जांपल देखिए, डायजनल 36 डेज, ठीक है, जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ में, ठीक है, तो उसका 1/18 निकाल दीजिए, 1/18 कितना हो गया 2 है। यदि पॉइंट में आते हैं उसको राउंड अप कर दीजिए, नेक्स्ट होल नंबर को राउंड अप कर दीजिए, तो यहां पर 2 है। अच्छा,
तो ये फर्स्ट हाफ था, तो जुलाई 1 में आपका कितना एचपीएल, चाहे ईएल हो एचपीएल हो, वो एडवांस से क्रेडिट होता है। तो जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होना चाहिए एचपीएल 10, मगर अभी 10 एचपीएल क्रेडिट नहीं होगा, 8 एचपीएल क्रेडिट होगा जुलाई टू दिसंबर में, क्योंकि जो प्रीवियस हाफ ईयर मेरा एग्जांपल में जनवरी टू जून में 36 डेज डायजनॉन है, और बेसिकली हाफ पे लीव केस में एचपीएल केस में 1/18 ऑफ एचपीएल पीरियड मस्ट बी रिड्यूस्ड, ओके, एंड वो कितना है मैक्सिमम, तो 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज रिड्यूस होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए क्लियरली मेंशन है कि देन द एचपीएल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर इज रिड्यूस्ड बाय 1/18 ऑफ द डायजनॉन पीरियड। ठीक है, एग्जाम्पल भी वही सेम एग्जाम्पल दे दिया। डायजनॉन 36 डेज है, थोड़ा सा आप देख लीजिए एग्जाम्पल, डायजनॉन 36 डेज है जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ में। अच्छा, आपका डायजनॉन जो एचपीएल केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/18 ऑफ डायजनॉन पीरियड, है कि नहीं, तो 1/18 निकाल दीजिए, 2 डेज है। तो ये फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में आपका जो डायजनॉन पीरियड था वो फर्स्ट हाफ में था। अच्छा, तो जुलाई, जैसे हमारा जुलाई 1 में एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए कितना, 10 होना चाहिए, मगर 10 नहीं होगा, अभी कितना क्रेडिट होगा, 8 एचपीएल क्रेडिट होगा, तो 2 एचपीएल रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर में। क्लियर, तो इसको थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलेंगे वैकेशन। अच्छा, वैकेशन केस में आप जानते हो, वैकेशन केस में 5 टोटल 10 ईएल होता है। जैसे यहां पर मैं मेंशन करता हूं, जनवरी टू जून होता है 5 ईएल, और जुलाई टू दिसंबर 5 ईएल। ये वैकेशन डिपार्टमेंट है। यहां पर देखिए वैकेशन टोटल 10 ईएल होता है, जैसे नॉन वैकेशन में 30 ईएल होता है। अच्छा, इस केस में कैसे अफेक्ट होगा, इंपैक्ट ऑन अर्न लीव क्रेडिट वैकेशन के लिए, यहां पर आप देखिए 1/30 ऑफ द डायजनॉन पीरियड रिड्यूस होगा, 1/30, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया, इसको देखिए। सपोज फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज मेरा एग्जांपल में जनवरी टू यहां पर एग्जांपल दे दिया, देखिए इफ डायजनॉन पीरियड, अच्छा थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, डायजनॉन 50 डेज है जनवरी टू जून, फर्स्ट हाफ में 50 डेज डायजनॉन पीरियड है, अनऑथराइज एब्सेंस हो गया और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनॉन इंपोज कर दिया। तो डायजनॉन पीरियड तो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, तो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा तो वो लीव के लिए भी काउंट नहीं होगा। अच्छा, डायजनॉन 50 डेज हो गया, तो वैकेशन एम्प्लॉय के लिए उसका 1/30 आप निकाल दीजिए, 1/30 1.66, उसको राउंड अप कर दीजिए 2 डेज। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर मीन्स जुलाई 1, आपका जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होना चाहिए, 5 ईएल, मगर अभी 5 ईएल क्रेडिट नहीं होगा, उससे 2 माइनस करके आपका 3 ईएल नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उसमें आप याद रखिए 1/30 ऑफ द डायजनॉन पीरियड मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द नेक्स्ट हाफ ईयर क्रेडिट ऑफ ईएल। समझ में आया, क्लियर। तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी हम चलेंगे, जैसे अनऑथराइज एब्सेंस, एक एग्जांपल कुछ दे देंगे, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। अनऑथराइज एब्सेंस है, अन एम्प्लॉय स्किप्स वर्क फॉर 5 डेज। देखिए, अन एम्प्लॉय स्किप्स वर्क, आप 5 डेज काम नहीं, विदाउट सैंक्शन, आप कोई लीव सैंक्शन नहीं हुआ, मगर आप काम नहीं किए, आप एब्सेंट रहे, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया, वो जो अनऑथराइज एब्सेंस को डायजनॉन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और डायजनॉन जब डिक्लेयर कर दिया, नो पे फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगा, और वो लीव के लिए काउंट नहीं होगा, द पीरियड नॉट काउंटेड एज लीव। एंड इन द नेक्स्ट हाफ ईयर क्या होगा, आप में जैसे बताया, उसका जितना आपका 5 डेज है उसका 1/10, सपोज हम यहां पर नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट को जाएंगे, तो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में यहां पर डायजनॉन पीरियड कितना हो गया, 5 डेज, तो उसका 1/10 निकाल दीजिए। 1/10 कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है, 0.5 हो रहा है, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑन लीव क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ डे, 1/10 ऑफ 5, राउंड अप टू 1 डे, राउंड अप टू 1 डे। तो 1 डे आपका नेक्स्ट हाफ ईयर में माइनस होगा, क्योंकि देखिए इसमें बता देता हूं, सपोज इस एग्जांपल में आपका
डायजनॉन हो गया, डायजनॉन कितना हो गया, 5 डेज हो गया, 5 डेज हो गया। अच्छा, तो उसका ईएल केस में बता रहा हूं, 1/10 का 5 0.5 है, 0.5 का इक्विवेलेंट 1 है। तो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो ईएल क्रेडिट होगा, नेक्स्ट हाफ ईयर में ईएल क्रेडिट होगा, सपोज मैं बता देता हूं, नेक्स्ट हाफ ईयर कर दिया, नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना ईएल क्रेडिट होगा ना, 4 ईएल क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यदि एचपीएल का बात आएगा, 5 डेज है, तो एचपीएल में कितना होता है, 1/18 होता है, 1/18। तो एचपीएल केस में आप जितना डायजनॉन, ये डायजनॉन पीरियड है 5 डेज, है कि नहीं, तो उसका 1/18 निकाल दीजिए। ठीक है, 0.27 आ रहा है, तो 0.27 मीन्स राउंड अप करने से क्या है भाई, 0 आ जाएगा, ये राउंड अप करने से। तो उसमें एचपीएल आपका अफेक्ट नहीं होगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उसमें अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मगर एचपीएल जो रिड्यूस होता है वो 1/18 होता है, और वो नेक्स्ट हाफ ईयर से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 दिया कि स्ट्राइक पार्टिसिपेशन में बताया, जो आप कोई स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया और वो स्ट्राइक एक्चुअली अनऑथराइज है, स्ट्राइक को एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया, मगर आप स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, तो 1 डे स्ट्राइक में आप इन्वॉल्व हो गए, तो 1 डे, ठीक है, तो अनऑथराइज एब्सेंस हो गया और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनॉन डिक्लेयर कर दिया, तो नो ड्यूटी नो पे, वो नो ड्यूटी हो गया, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होगा 1 डे। तो आप चाहे आपका इंक्रीमेंट है, चाहे आपका एमएससीपी देखिए, जो सीनियरिटी लूज नहीं होगा, जस्ट आप प्रोबेशन में है, प्रोबेशन 1 डे एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 डे आपका डायजनॉन हो गया, तो दैट डे इज डिक्लेयर्ड एज डायजनॉन। इम्पैक्ट नो सैलरी फॉर दैट डे, नॉट काउंटेड एज लीव फॉर सैलरी। तो डायजनॉन में क्या है, मैं कुछ बता देता हूं, डायजनॉन में आप और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। इसमें नो ड्यूटी, नो सैलरी और क्वालिफाइंग नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस में खाली क्रॉस, नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, आपका ये जो पीरियड है, डायजनॉन का पीरियड है, इंक्रीमेंट के लिए वो पीरियड काउंट नहीं होगा। ठीक है, सपोज आपका एमएसीपी, मोडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो 10 ईयर में आपका जो पे है वो जैसे 7th पे मैट्रिक्स में आप पे लेवल 8 में है, तो पे लेवल 9 को जाएंगे, तो एमएससी पे आपका सीनियरिटी लूज नहीं होगा, मगर ये जो डायजनॉन पीरियड वो एक्सक्लूड हो जाएगा, काउंट नहीं होगा। आप समझ रहे कि नहीं, तो उतना दिन क्या होगा, वो फिर बढ़ जाएगा, जो 10 ईयर्स है, ठीक है कि नहीं, 10 ईयर्स आप उसमें 10 ईयर्स में सपोज 1 मंथ आपका डायजनॉन हो गया, तो फिर 10 ईयर्स 1 मंथ आपको आपका ड्यूटी होना चाहिए, 10 ईयर्स 1 मंथ होना चाहिए, तब जाके आपका जो पे लेवल वो हाइक होगा, है कि नहीं। तो एमएससीपी के लिए इंक्लूड, सीनियरिटी लूज नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपका जो कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका सपोज आप कोई पोस्ट में हो, हायर पोस्ट को जाने के लिए मिनिमम 3 इयर्स चाहिए कंटिन्यूअस सर्विस, और इसमें ये डायजनॉन हो गया, तो डायजनॉन में क्या है, कंटिन्यूटी रहेगा, मगर ये पीरियड इंक्लूड नहीं होगा। आपका जो डायजनॉन पीरियड के पहले जो सर्विस था वो फॉरफिट नहीं होगा, मगर ये पीरियड इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूटी रहेगा, इसमें कंटिन्यूटी, इसमें याद रखिए डायजनॉन केस में एक मजा बात है, अभी हम ब्रेक इन सर्विस को भी डिस्कस करेंगे, तो डायजनॉन में आपका कंटिन्यूअस सर्विस वो अफेक्ट नहीं होगा। कंटिन्यूअस सर्विस, इसके ऊपर भी एग्जांपल आगे में है, कंटिन्यूअस सर्विस इट मींस नॉट अफेक्टेड, नॉट यहां पर लिख दिया, मगर ये पीरियड जो डायजनॉन पीरियड है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मगर कंटिन्यूअस सर्विस नॉट अफेक्टेड। या आप सोच रहे कि डायजनॉन हो गया और जो डायजनॉन जो पीरियड था उसके पहले जो सर्विस था वो फॉरफिट हो जाएगा, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे में देखेंगे। यहां पर देखिए एक एग्जांपल दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीव रूल के लिए। सपोज आपका 60 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है और 30 डेज डायजनॉन है, टोटल 90 हो गया। तो ईएल केस में आप याद रखिए, ईएल केस में
ईएल में आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ईओएल एंड 30 डेज डायजन। ईओएल कब होता है? सपोज आपका कोई लीव नहीं है, कोई सपोज लीव इज नॉट ड्यू, आपका सर्विस बुक में लीव नहीं है, तो आप परमिशन लिया कि मुझे ईओएल चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो एक्स्ट्रा विदाउट पे, मगर वो ऑफिशियल परमिशन है। और ईओएल आप सपोज वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। सपोज आप यहां पर देखिए, मैं दो चीज यहां पर बता देता हूं। जो ईओएल है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एमसी कर दिया। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो पीरियड ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि नो ड्यूटी नो पे। और ये सब चाहे इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, एमएससीपी के लिए काउंट नहीं होगा, प्रोबेशन पीरियड आपका थोड़ा उतना दिन एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मगर आप परमिशन ले, क्योंकि कोई लीव नहीं है तो आप परमिशन लीव अथॉरिटी का ले लिया विदाउट वर्क विदाउट पे, मगर उसमें क्या है, आपका उतना दिन प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाएगा, उतना दिन एमएससीपी एक्सटेंड हो जाएगा, उतना दिन आपका सैलरी नहीं मिलेगा, वो ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्रीमेंट के लिए वो पीरियड काउंट नहीं होगा, ठीक है। मगर और एक है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले रहे हो मगर विथ एमसी, मेडिकल सर्टिफिकेट ले देकर, तो एमसी में जा रहे हो तो यहां पर सैलरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मीन सैलरी नहीं मिलेगा, नो सैलरी, इसमें याद रखिए, इसमें सैलरी नो वर्क नो पे, याद रखिए। मगर इसमें आपका ड्यूटी काउंट होगा, क्योंकि आप मेडिकल ड्यूटी काउंट होगा, सभी में ये काउंट होगा, ये जो यूएल पीरियड काउंट होगा, ये पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, ये पीरियड कंटिन्यूअस सर्विस के लिए काउंट होगा, ये पीरियड एमएससीपी के लिए काउंट होगा, ठीक है। और इट मींस इसमें प्रॉब्लम है, यहां पर ड्यूटी काउंट होगा, मगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वो ड्यूटी, ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, ड्यूटी में काउंट होगा, सभी में, मगर नो सैलरी नो वर्क नो पे। मगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मींस आपका सैलरी तो नहीं है, मगर उसमें वो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, तो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा मींस आप जानते हो, ठीक है, ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, तो एक है विदाउट एमसी, विथ एमसी, तो दोनों केस में यूएल मींस विदाउट सैलरी, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वो ड्यूटी में काउंट होगा, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो तो ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, इतना डिफरेंस देखिए। मगर इसमें एक ईएल को कैसे अफेक्ट करता है आप देखिए, ईएल केस में सपोज इन दिस एग्जांपल अर्न्ड लीव केस में टोटल आपका ईओएल प्लस डायजनॉन टोटल 90 डेज हो गया, ठीक है। टोटल 90 डेज जब हो जाएगा उसका 1/10 निकाल दीजिए, ओके, दोनों अफेक्ट करता है ईएल को, याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव प्लस डायजनॉन, उसका 1/10 निकाल दीजिए, 90 डेज का कितना है, 9 है, 9 डेज। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में, नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना ईएल आपको मिलना चाहिए, 15, मगर 15 नहीं मिलेगा, 9 डेज को रिड्यूस कर दीजिए, 6 ईएल मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 6 ईएल मिलेगा नेक्स्ट हाफ ईयर में। मैं यहां पर कर देता हूं, जो नेक्स्ट हाफ एचवाई कर दिया, नेक्स्ट हाफ ईयर में आप एक्चुअली 15 ईएल क्रेडिट होना चाहिए, मगर 15 से 9 को माइनस कर दीजिए, 6 ईएल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ईएल को दोनों अफेक्ट करेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लिया विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, भाई विथ हो कि विदाउट हो, मगर आपका ईएल अफेक्ट होगा। हाँ, मजा बात है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वो ड्यूटी में काउंट होगा, ड्यूटी में काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, ड्यूटी में काउंट हो गया मीन सब में काउंट हो गया, मगर सैलरी नहीं मिलेगा, यूएल मीन्स नो सैलरी, नो वर्क नो पे। मगर मजा बात है, चाहे आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, मगर ईएल अफेक्ट होगा। क्लियर हो गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईएल के लिए ये आप देखिए, रूल 27 सबसेक्शन 3 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 इसमें है। अच्छा, आप देखिए अभी हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे एचपीएल। तो एचपीएल केस में ओनली डायजनॉन, याद रखिए, एचपीएल जो हाफ पे लीव 10-10 मिलता है, इसमें आप जो ईओएल है एचपीएल केस में, ईओएल अफेक्ट नहीं होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नॉट अफेक्टेड, याद रखिए। एचपीएल केस में नॉट में लिख दिया क्लियर, नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ एचपीएल, इन केस ऑफ
एचपीएल, एचपीएल में ईओएल अफेक्ट नहीं होगा, ईओएल के वजह से एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा, मगर ईएल केस में बोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड डाइज नॉन, ठीक है, उसके वजह से आपका ईएल अफेक्ट होगा, मगर एचपीएल केस में ओनली डाइज नॉन के वजह से आपका एचपीएल अफेक्ट होगा। तो इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में आपका डाइज नॉन 30 डेज था, ईओएल 60 डेज था, तो ईओ जो देखिए ईओएल 60 डेज था और डायजनॉन था 30 डेज, तो मैं बताया ये तो अफेक्ट नहीं होगा एचपीएल के लिए, तो 30 डेज उसका 1/18 अब निकाल दीजिए, 1/18 ऑफ 30 डेज, तो यहां पर 1.66 आ रहा है, तो इसको राउंड अप कर दीजिए, राउंड अप करने 2 डेज है, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में एचपीएल आपको कितना मिलना चाहिए, एचपीएल कितना मिलना चाहिए 10, तो 10 से 2 माइनस कर दो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 8 एचपीएल मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10। मगर याद रखिए एचपीएल हाफ पे लीव में यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेते हो तो उसके लिए आपका एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा, ओनली डायजनल के लिए एचपीएल अफेक्ट होगा, मगर ईएल केस में बोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड डायजनल बोथ के लिए ईएल अफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गए? बहुत बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, आप अभी देखिए मैं ये डिफरेंस देता हूं कि डिफरेंस हम देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड डायजनल, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव डायजनल के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एक सैंक्शन, कभी कभी क्या है आपका लीव नहीं है, जो आपका सपोज लीव नॉट ड्यू, क्या है आपका सर्विस बुक में लीव नहीं है, कोई भी लीव नहीं है, इमरजेंसी में आपको जाना है, तो आप ऑफिशियल परमिशन ले लो, तो ईओएल आप लेकर जाओ, इसमें क्या है नो ड्यूटी, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, तो नो सैलरी। और इसमें मैं बताया ईओएल केस में आपका ईएल अफेक्ट होगा, इसमें ईएल अफेक्ट होगा, मगर एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ईओएल भी कुछ कम नहीं है। ईओएल सपोज मैं बताया कि इसमें दो चीज मैं बता देता हूं, ईओएल विदाउट एमसी और इसमें विथ एमसी, ईओएल इसमें विथ एमसी, दोनों में नो सैलरी, इसमें सैलरी नहीं है, नो वर्क नो पे, इसमें सैलरी नहीं है, इसमें सैलरी नहीं है। ठीक है, और ईएल अफेक्टेड, इसमें ईएल अफेक्टेड, इसमें भी ईएल अफेक्टेड। ठीक है, और इसमें ये जो विदाउट एमसी में ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, नो ड्यूटी, मगर ये जो है ड्यूटी में काउंट होगा, क्योंकि आप मेडिकल ड्यूटी में काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। ये फिर मैं लिख दिया क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा, मगर ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, क्योंकि ड्यूटी में, तो समझ में आ गया। मगर दोनों में विदाउट एमसी विथ एमसी, मगर इसमें दोनों में सैलरी नहीं मिलेगा, नो सैलरी नो पे, दोनों में ईएल अफेक्ट होगा, दोनों में ईएल अफेक्ट होगा, ऑन लीव अफेक्ट होगा, एचपीएल अफेक्ट नहीं होता है। इसमें जो विदाउट एमसी वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड में काउंट नहीं होगा, मगर विथ एमसी में जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें क्या है वो ड्यूटी में काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में भी काउंट होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है जो कंटिन्यूअस सर्विस है, जैसे आपका कंटिन्यूअस सर्विस में क्या है, जैसे विदाउट ईओएल, अच्छा आपको सपोज डिपार्टमेंटल एग्जाम है कि एलटीसी है, इसमें तो कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, सीएस में कर दिया कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। अच्छा, सपोज ईओएल विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यही पीरियड विदाउट ये ड्यूटी में तो काउंट नहीं होता है, ये ड्यूटी में तो काउंट नहीं होगा, तो ओनली उतना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, मगर आपका कंटिन्यूटी एज यूजुअल रहेगा, कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मगर उतना पीरियड एक्चुअली काउंट नहीं होगा क्योंकि ड्यूटी में काउंट नहीं हुआ। मगर विथ एमसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विथ एमसी में वो ड्यूटी पीरियड में काउंट होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए एग्जाम्पल, एक्चुअली इट इज अप्रूवल बाय डिफरेंस, देख लीजिए अप्रूवल बाय सैंक्शनड लीव। कभी कभी क्या होता है आपका अदर लीव है,
अदर लीव है मगर फिर भी आप चाह रहे हो कि ईओएल लेने के लिए, देखिए फॉर एग्जांपल आपका ईएल 10 डेज है, आपका 10 डेज जो है सर्विस बुक में है, ऑलरेडी 10 डेज क्रेडिटेड, मगर आप बोल रहे हो कि मैं ईओएल, मुझे ईओएल चाहिए, मैं ये इससे ईएल नहीं लूंगा, मुझे ईओएल चाहिए। ये भी हो सकता है विदाउट नो वर्क नो पे, और विदाउट एमसीए तो उतना पीरियड, विदाउट एमसीए तो उतना पीरियड ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर दे दिया नो सैलरी ड्यूरिंग ईओएल, नो सैलरी डायजनॉन में, डायजनॉन क्या है, नॉट सैंक्शन, इसमें सैंक्शन होता है। कभी कभी आप बोल रहे हो कि मेरा कोई लीव नहीं है, मैं ईओएल लेकर जा रहा हूं, नो वर्क नो पे, मगर इसमें डायजनॉन क्या है, अनऑथराइज एब्सेंस, आप कोई परमिशन नहीं लिया, एब्सेंट हो गए और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनॉन इंपोज कर दिया, तो नो नॉट सैंक्शन बट डायजनॉन इंपोज बाय अथॉरिटी, दोनों में सैलरी नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें इफेक्ट ऑन सर्विस, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव काउंट्स फॉर सर्विस एक्सेप्ट लीव वो बोल रहा है, तो लीव के लिए मैं बताया जो ईएल है इसमें ईएल अफेक्ट होता है, और नॉट काउंटेड, कोई भी इसमें काउंट नहीं होगा डायजनॉन पीरियड में। और फ्यूचर इंपैक्ट होता है जो रिड्यूस ईएल बाय 1/10 बट नॉट एचपीएल, इसमें ईएल अफेक्ट होता है, एचपीएल अफेक्ट नहीं होगा, मगर इसमें बोथ ईएल एचपीएल अफेक्ट होगा, ईएल 1/10 एचपीएल 1/18 रिड्यूस होगा फ्रॉम नेक्स्ट हाफ ईयर, तो उसको आप देखिए, मगर आपको थोड़ा मैं विदाउट एमसी विथ एमसी में क्लैरिफाई किया, यहां पर जो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं यहां पर बताया काउंट फॉर सर्विस, मगर याद रखिए कि जो ईओएल है विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, याद रखिए, तो ड्यूटी में काउंट नहीं हुआ तो फिर सर्विस में कैसे काउंट होगा। मगर इसमें देखिए जैसे आपका कंटिन्यूटी, देखिए ईओएल केस में जितना ईओएल आप ले लिए वो कॉन्टिन्यूस जो सर्विस है ना, कॉन्टिन्यूस सर्विस एक्चुअली नॉट अफेक्टेड क्या है, जैसे आप ईओएल ले लिए विदाउट एमसी, तो जितना दिन ले लिया उतना दिन हम एक्सक्लूड करेंगे, वो ड्यूटी में माना नहीं जाएगा, मगर आपका कॉन्टिन्यूस जो है, जो ईओएल ले लिया उसके पहले जो आप काम किया है वो फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है। तो मगर इसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि ईओएल विथ एमसी, मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो, इसमें भी सैलरी नहीं है, नो सैलरी नो वर्क नो पे, मगर इसमें ये ड्यूटी में क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है, और इसमें ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ईएल अफेक्ट होगा, मगर इसमें दोनों ईएल एंड एचपीएल अफेक्ट होगा, और सेम जो फॉर्मूला है सेम के आकार में रिड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन हम देखेंगे थोड़ा डायजनॉन एंड ब्रेक इन सर्विस अंडर फंडामेंटल रूल 17 है, मैं उसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूं, तो फंडामेंटल रूल 17A ब्रेक इन सर्विस, कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि दोनों सेम है, नहीं, दोनों स्लाइटली डिफरेंट है, डायजनॉन एंड ब्रेक इन सर्विस। अच्छा देखिए डायजनॉन केस में, अच्छा ये सब केस में आपका भाई अनऑथराइज एब्सेंस जो होता है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डायजनॉन को कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है ओनली उतना पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मगर जो सपोज डिपार्टमेंटल एग्जाम है, टेम्पोररी पोस्ट में है, मिनिमम 3 इयर्स, उसके बाद वो परमानेंट होगा, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और एलटीसी भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ये सब पीरियड कंटिन्यूस, मगर इसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी रहेगा, मगर उतना जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, ओनली देखिए ओनली अनऑथराइज पीरियड इज नॉट काउंटेड इन ड्यूटी एंड नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस, बट इट डज नॉट ब्रेक कंटिन्यूस सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस को ब्रेक नहीं करेगा। इसमें क्या है, जो पास्ट सर्विस वो फॉरफिट नहीं होगा, इसमें ये जो चीज में डाय में आरो मार्क, जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट नहीं होगा, पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, ओके, नॉट फॉरफिटेड में कर दिया, नॉट फॉरफिटेड डायजनॉन में, तो उतना पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, मगर कंटिन्यूटी रहेगा,
जैसे इसमें कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर उतना पीरियड काउंट हम नहीं करेंगे ड्यूटी में, क्वालिफाइंग सर्विस में। वो उतना पीरियड जितना डायजनॉन का पीरियड है वो काउंट नहीं होगा ड्यूटी में, उतना पीरियड क्या है एक्सक्लूड हो जाएगा, मगर आपका जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट नहीं होगा। मगर ब्रेक इन सर्विस ये थोड़ा सीवियर है। सपोज इसको अनऑथराइज एब्सेंस को अंडर FR17A डिसेबिलिटी लगा दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि ब्रेक इन सर्विस लगा दिया। ओके, तो ब्रेक इन सर्विस में क्या है, जो ब्रेक इन सर्विस में जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो पास्ट सर्विस फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि पास्ट सर्विस इफेक्ट होगा, क्योंकि जो ब्रेक इन हो गया उसके पहले माने जस्ट प्रेसिडिंग ऑफ दैट जो पास्ट सर्विस है, प्रेसिडिंग ऑफ अनऑथराइज एब्सेंट पीरियड, वो फॉरफिट हो जाएगा। तो इसीलिए वो डिपार्टमेंटल एग्जाम, क्वासी परमानेंसी, LTC इसके लिए अफेक्ट हो जाएगा। तो वही है, अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ब्रेक इन सर्विस में कन्वर्ट कर दिया और ये फंडामेंटल रूल 17A इंपोज कर दिया। तो उसको कंडोन नहीं किया, कंडोन कर सकते हैं, नॉट कंडोन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको कंडोन नहीं किया। कंडोन करने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो अनऑथराइज एब्सेंस है उसको कंडोन कर देने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कंडोन नॉट कंडोन्ड बाय CA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो वो जो अनऑथराइज, ये जो अनऑथराइज पीरियड है उसके पहले आप जो काम किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, क्वासी परमानेंट से टेम्पररी पोस्ट से मिनिमम सर्विस आपको टेम्पररी पोस्ट में करना है परमानेंट पोस्ट पाने के लिए, तो LTC के लिए कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। वो क्या होगा, जैसे आपका ब्रेक इन हो गया उसके पहले जो आप काम पास्ट सर्विस जो किया था वो सब फॉरफिट हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट होगा कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रेक इन सर्विस थोड़ा डेंजरस है, तो इसलिए बोलते हैं कभी अनऑथराइज एब्सेंस होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डायज नॉन कर देते हैं। डायज नॉन में क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट नहीं होगा, मगर ब्रेक इन सर्विस में क्या होगा ना, जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो अफेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर में एग्जाम्पल भी दे दिया, यहां पर एक एग्जाम्पल में दे दिया, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, एम्प्लॉय ज्वाइंड 1 जनवरी 2022 और आपका अनऑथराइज एब्सेंस हो गया 1 अगस्त 2024 टू 31 अगस्त, 31 डेज का आपका अनऑथराइज एब्सेंस हो गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डायज नॉन डिक्लेयर कर दिया, तो 31 डेज नॉट काउंटेड इन ड्यूटी। अच्छा, आप हायर पोस्ट के लिए जब अप्लाई करोगे 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। अच्छा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वो इसी एग्जाम्पल में दे दिया, अप टू 10 फरवरी आपका कंटिन्यूअस 3 ईयर सर्विस होना चाहिए। ओके, तो आपका इसी एग्जाम्पल में एक्चुअल 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2024, क्योंकि आप 1/1/2022 में ज्वाइन किए थे, तो आपका एक्चुअली 3 इयर्स कंप्लीट कब होगा, 31/12/2024, मगर उसमें आपका डायज नॉन 31 डेज है जो ड्यूटी में काउंट नहीं हुआ है। ओके, तो उस केस में क्या है, जो हमारा जो डेडलाइन था 10 फरवरी, तो 10 फरवरी तक उतना ड्यू टू डायज नॉन 31 डेज, द कैंडिडेट कंप्लीटेड 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस ऑन 1 फरवरी 2025, तो आपका कंप्लीट करना था 31 दिसंबर 2024, मगर जो काउंट नहीं हुआ, जो 31 डेज मेरा इमेजिनरी एग्जाम्पल में जो डायज नॉन पीरियड 31 डेज है वो काउंट नहीं हुआ, तो 31 डेज फिर एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने से 1 फरवरी 2025 को आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, मगर नोटिफिकेशन में बोल रहा है 10 फरवरी 2025 तक आपका कंटिन्यूअस सर्विस 3 इयर्स होना चाहिए, तो यहां पर एलिजिबल आप है, ओनली 31 डेज ओनली इंक्लूड नहीं हुआ, मगर उसमें क्या है, देयर इज नो ब्रेक इन कंटिन्यूअस सर्विस। डायज नॉन केस में देयर इज नो ब्रेक इन कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस हुआ मगर उतना पीरियड काउंट नहीं हुआ, और हमारा जो दिया है 3 इयर्स कंप्लीट होगा 10 फरवरी तक हो रहा है यहां पर, मगर ब्रेक इन सर्विस में आपका रीस्टार्ट होगा कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, ब्रेक हो जाएगा, सर्विस ब्रेक हो जाएगा। तो भाई एग्जांपल 31 डेज है 1 अगस्त 2024 टू 31 अगस्त 2024, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ब्रेक इन सर्विस डिक्लेयर कर दिया अंडर फंडामेंटल रूल 17A, तो ये तो 31 डेज ड्यूटी काउंट नहीं होगा। और आप जो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, और वही है 10 फरवरी 2025 तक आपका 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, मगर डिसेबिलिटी हो गया, ब्रेक इन सर्विस हो गया, तो इसमें क्या है, जो
31 अगस्त 2024, इसके इसके पहले जो भी काम किया था, देखिए ये सब फॉरफिट हो जाएगा। बिफोर मैं बोल देता हूं, बिफोर 1 अगस्त 2024 जो भी पीरियड आप काम किया था वो फॉरफिट हो जाएगा। और फिर जब आप ज्वाइन करोगे, फिर आप ज्वाइन किए कि 1 सितंबर 2024, यहां से फिर आपका कंटिन्यूअस सर्विस फिर रीस्टार्ट काउंट होगा, फिर रीस्टार्ट काउंट होगा। तो वही मैं यहां पर बता दिया, ठीक है, क्लियर। तो उसमें आप देखिए, तो जैसे आपका 31 अगस्त 2024 तक आपका अनऑथराइज एब्सेंस रहा और कंपनी अथॉरिटी ने उसको ब्रेक इन सर्विस अंडर फंडामेंटल रूल 17A डिक्लेयर कर दिया, तो फिर आपका कंटिन्यूअस सर्विस रीस्टार्ट होगा जब आप ज्वाइन करोगे 1 नवंबर 2024, यहां से फिर आपका 3 इयर्स यहां से ही स्टार्ट होगा। तो 10 फरवरी 2025 ये डेडलाइन था, इसमें आपका कंटिन्यूअस सर्विस 3 इयर्स होना चाहिए, मगर यहां पर नहीं होगा, तो यहां पर नॉट एलिजिबल आप होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सीवियर है ब्रेक इन सर्विस। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो है, जो कंटिन्यूअस सर्विस के लिए चाहिए ये कंटिन्यूअस रहेगा, मगर यहां पर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलो इसमें डिफरेंस हम देख लेंगे, डायजनॉन एंड ब्रेक इन सर्विस, ये दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। यहां पर देखिए डायजनॉन ब्रेक इन सर्विस अंडर फंडामेंटल रूल 17A। अच्छा, डायजनॉन केस में नो ड्यूटी नो पे, अनऑथराइज एब्सेंस इज ट्रीटेड एज एन इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस, यहां पर ब्रेक कर दिया गया सर्विस को, यहां पर नो ड्यूटी बट कंटिन्यूटी, देखिए यहां पर दे दिया डायजनॉन केस में, बट कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज प्रिजर्व, कंटिन्यूटी रहेगा, मगर उतना पीरियड काउंट नहीं होगा, मगर कंटिन्यूटी रहेगा। मगर यहां पर क्या है, पास्ट सर्विस फॉरफिट हो जाएगा, इंटरप्शन हो गया, ब्रेक हो गया, पास्ट सर्विस क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। अच्छा, रिलेवेंट रूल में जनरली अंडर FR 17 और CCS लीव रूल्स, ये स्पेशली फंडामेंटल रूल 17 है, ठीक है। कंटिन्यूटी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही मेन डिफरेंस है। इसमें डायजनॉन केस में देयर इज नो ब्रेक इन सर्विस ब्रेक नहीं होगा। जो डायजनॉन जो पीरियड डिक्लेयर किया गया उसके पहले जो आप काम किया है वो फॉरफिट नहीं होगा, मगर वंस यहां पर क्या है, ब्रेक इन केस में वंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि सर्विस ब्रेक हो गया अंडर फंडामेंटल रूल 17A, तो जो पास सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगा। फिर आप जब ज्वाइन करोगे अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड के बाद, जब ज्वाइन करोगे वहां से फिर आपका कंटिन्यूअस सर्विस रीस्टार्ट होगा। तो LTC डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वासी परमानेंसी, माने टेम्पोररी पोस्ट से आप कन्वर्ट होंगे परमानेंट पोस्ट, एक्चुअली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस इन टेम्पोररी सर्विस, मिनिमम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस इन टेम्पोररी पोस्ट, तो वो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जो डायजनॉन केस में जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो अफेक्ट नहीं होगा, मगर यहां पर कंटिन्यूअस सर्विस अफेक्ट होगा, क्योंकि पास सर्विस यहां पर फॉरफिट हो जाएगा ब्रेक इन केस में। अच्छा, पास सर्विस ऑलरेडी रेंडर्ड प्रोटेक्टेड, पास सर्विस इज नॉट फॉरफिटेड, डायजनॉन केस में पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, मगर यहां पर पास सर्विस फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पे एंड अलाउंसेस क्लियरली बता दिया कि इसमें नो पे फॉर द पीरियड, इसमें भी नो पे फॉर द पीरियड, चाहे डायजनॉन हो कि ब्रेक इन हो, नो पे। अच्छा, ELHPL वही है, जैसे ELHPL में बताया कैसे रिड्यूस होगा, तो नो लीव इज ऑन फॉर दैट पीरियड नॉट काउंटेड फॉर लीव पर्पजेस, दोनों में सेम है। पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस में वो काउंट नहीं होगा, ओके, दोनों केस में पेंशन, मगर इसमें क्या है, क्वालिफाइंग सर्विस में इसमें ब्रेक केस में कंडोन हो जाता है। ब्रेक केस में जो ब्रेक इन सर्विस है इसमें ज्यादातर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या करते हैं कि कंडोन कर देते हैं कि पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, इस केस में इसमें ज्यादातर कंडोन कर देते हैं कि नहीं, पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए पेंशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर पेंशन ज्यादातर अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पेंशन अफेक्ट होने से एक एम्प्लॉय के लिए अग्रावेटेड सिचुएशन हो जाता है। अच्छा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायजनॉन जितना पीरियड था एक्सक्लूड होगा, मगर कंटिन्यूटी रहेगा, मगर यहां पर जो कंटिन्यूअस सर्विस है, मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस, वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना पास सर्विस है फॉरफिट हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा सिवियरिटी है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, LTC, क्वासी परमानेंसी। अच्छा, MACP
मॉडिफाइड एस्योर्ड जो 10 ईयर्स, इसमें जो एमएससीपी होता है 10, 20, 30 ईयर्स ऐसे होता है ना, 10, 20, 30 ईयर्स ऐसे होता है, तो उसमें उतना पीरियड काउंट नहीं होगा। डायजनल पीरियड इज नॉट काउंटेड एज रेगुलर सर्विस। मगर इसमें क्या है, आपका वही सेम थिंग है, एमएस तो पास सर्विस, इसमें भी पास सर्विस, इसमें आप देखिए पेंशन के लिए, इसमें पेंशन, एमएससीपी, ये सब केस में आपका की प्रमोशन, ये सब पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। ओनली पास सर्विस फॉरफिट होगा जो कंटिन्यूअस सर्विस है। ओनली याद रखिए, ब्रेक इन केस में ओनली कंटिन्यूअस जहां पर है वो अफेक्ट होगा, मगर अदरवाइज चाहे पेंशन हो, चाहे एमएससीपी हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे प्रमोशन हो, वो पास्ट सर्विस उसके लिए फॉरफिट नहीं होगा, याद रखिए ब्रेक इन केस में। एलटीसी एलिजिबिलिटी, इसमें उतना पीरियड माइनस कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें आपका एलटीसी रेगुलर सर्विस चाहिए। एलटीसी रेगुलर सर्विस चाहिए तो रेगुलर मीन्स कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, तो यहां पर वंस ब्रेक हो गया मीन्स फिर आपका रीस्टार्ट होगा, तो इसमें क्या है, पास सर्विस फॉरफिट हो जाता है, एलटीसी अफेक्ट होता है। और सिवियरिटी केस में हम देखेंगे डाइज नॉन लेस सिवियर है, मगर ये मोर सिवियर है। और सिंपल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे सर्विस कंटिन्यूज बट दोज डेज वैनिश, यहाँ पर सर्विस कंटिन्यूटी इज ब्रोकन। तो इसमें आपको क्लैरिटी में दिया तीनों, डायजनॉन के ऊपर तो फोकस किया, ब्रेक इन के साथ कंपेयर किया और ईओएल के साथ भी कंपेयर किया, तो सिवियरिटी है ब्रेक इन केस में। मगर याद रखिए, इसमें मैं फाइनली वर्ड बता रहा हूं, ये जो ब्रेक इन केस में मेन चीज है, डिफरेंस, मेन डिफरेंस है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलटीसी और क्वासी परमानेंसी, ठीक है, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, मगर जब ब्रेक लग जाता है तो पास सर्विस इसी में फॉरफिट हो जाता है। तो पास सर्विस जब फॉरफिट हो जाता है, तब जब आप ज्वाइन करेंगे वो फिर आपका कंटिन्यूअस सर्विस रीस्टार्ट होगा, तो पास सर्विस यहां पर जो फॉरफिट हो जाता है उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, यही तीनों केस में। अदरवाइज अदर केस में चाहे प्रमोशन हो, एमएससीपी हो, इंक्रीमेंट हो, पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, कि पेंशन हो, पास सर्विस फॉरफिट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये आज मेरा डिस्कशन था। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।